महाराणा प्रताप। कहां तक पहुंच गए? अच्छा, युद्ध का परिणाम। और महाराणा प्रताप कहाँ है इस समय? अच्छा, ठीक है, ओके ओके। हमारी चर्चा है वो चल रही है महाराणा प्रताप को लेकर। महाराणा प्रताप के बारे में हमारी जो चर्चा है वो चल रही है जिस युद्ध को लेकर, वो है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध हमने पूरी डिटेल से समझा है, इसीलिए कुछ बातें हैं जो यहाँ ऑफलाइन के विद्यार्थी हमें बताएंगे। यस। महाराणा प्रताप की जो चंद्रावल सेना थी ना, उसमें 4 व्यक्तियों के नाम बताइए कौन कौन। नहीं, पेज नहीं पलटना है, मेरी कसम में पलट के दे। पलटो, वापस पलटो इसको, उधर देखना भी नहीं है। यस। राणा पुंजा भील। अरे पड़ोसी। जल में बेटा। अच्छा, जयमल मेहता। मुझे सुनी दे रहा है जल में बेटा। ठीक है, ओके। राणा पुंजा भील, जयमल मेहता, यस। गोपीनाथ पुरोहित, शाबाश। देखो भाई, जैसा करोगे वैसा काटोगे। हाँ, है ना? मतलब नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। और बाकी ये इनके लिए हिंट था कि जो नाम बचा है ना उसका नाम है चारण जैसा। क्या नाम है? ठीक है। बस यही पूछना था। क्या पूछूं आपसे? आपको आता तो कुछ है नहीं। क्या पूछूं बताओ। तो हल्दी घाटी युद्ध। और हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हमने पढ़ा कि बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। हाँ? किन किन के मध्य? 2 सेना, एक इधर से आती है एक इधर से आती है। भाले चलते हैं घपाघप। वाह। सही है। तो प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी युद्ध हमने पढ़ा। हमने अभी तक ये पढ़ा कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में जो घायल महाराणा प्रताप हैं और इनके जो घायल सैनिक हैं, वो सारे के सारे कहाँ ठहर रखे हैं? कोलियारी गांव में। और ये कोलियारी गांव कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है। तो हल्दी घाटी युद्ध की बात कंप्लीट हो गई। आप में से खड़ा होकर कौन मुझे 3 मिनट में पूरा हल्दी घाटी सुना सकता है? यस। सुना दो। रुको, वापस बोलो। ठीक है। प्रताप की सेना थी, सवाल। ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। रुको, यस। चित्तौड़ का जो दूसरा साका हुआ था ना, उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी? अब ऐसे याद ही नहीं करके आओगे तो फिर पढ़ाने से क्या मतलब है क्या कुछ? नहीं पता? देखो, इनसे सुनो। यस। यस। हाँ। आप चित्तौड़ की तीनों साके बता दो। कब हो रहा है? कौन शासक था? केसरिया किसने किया? जोहर किसने किया? और कुछ यूनिक बात। हम्म। ठीक है। ठीक है।
हम्म। ठीक है। अच्छा, 1600। ठीक है, ठीक। मजा नहीं आ रहा है। आपको मजा थोड़ी आ रहा है। आप आए अभी, आपने सुना, आपको मजा थोड़ी आया। नहीं, वो मुझे नहीं आ रहा है। कौन है जो ऐसे बुलंद आवाज में जैसे महाराणा प्रताप जैसे सुना देगा मुझे? आप। यस। तो क्या पढ़ा करो, ऐसे पढ़ते क्यों नहीं हो? क्या है मतलब, कोई बीमारी हो चुकी है? अरे कुछ बताओगे तो मैं इलाज बताऊंगा ना। एक एक से पूछूंगा अभी, कौन सी बीमारी है तुझे। तो हम पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के अंदर अभी तक हमने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में चर्चा की है। और हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हमने आखिरी में जाते जाते ये लिखा था कि हल्दी घाटी युद्ध में जब घायल हुए थे महाराणा प्रताप और उनके सैनिक, कौन से स्थान पर शरण लेते हैं? कोलियारी गांव, उदयपुर। ये वही गांव है जहां पर किसका जन्म हुआ है? किसका जन्म हुआ है यहां पर? कल बताया तो था, मोतीलाल तेजावत का। नाम सुना है कभी मोतीलाल तेजावत? अच्छा। कब हुआ इनका जन्म? फिर यहाँ कोलियारी गांव में। क्यों सुना है आपने मोतीलाल तेजावत का नाम ऐसा? किससे संबंध रहा है मोतीलाल तेजावत का? एक ही आंदोलन से। हाँ, ठीक। तो यहां तक लिखा था। अब इसके जस्ट बाद में आप हेडिंग लगाइए, हल्दी घाटी युद्ध के बाद। भाई हल्दी घाटी युद्ध तो हमने पढ़ ही लिया था। हेडिंग लगाइए, हल्दी घाटी युद्ध के बाद क्या क्या हुआ, वो सारी बातें देखिए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद क्या क्या हुआ वो देखिए। जैसा कि हमने राज प्रशस्ति के अनुसार ये पढ़ा था कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? महाराणा प्रताप की। ये जानकारी कहां से मिलती है? राज प्रशस्ति से। अच्छा, राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? कौन सा? शाबाश, कविराज श्यामलदास दत्तीवाड़िया। फिर वीर विनोद के? ऐसे मतलब कुछ भी पूछो, मतलब ऐसे अटक जाते हो, फिर क्या मतलब है? राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। किसने लिखवाई थी? महाराणा राज सिंह ने। उस राज प्रशस्ति के अनुसार ये हमें जानकारी मिलती है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता है? महाराणा प्रताप ने। इसीलिए हल्दी घाटी युद्ध के बाद क्या हुआ, लिखिए कुछ विशेष बातें। अकबर का आगमन। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में यहां राजस्थान कौन आ रहे हैं? अकबर। अकबर ने आने से पहले क्या हुआ कि मानसिंह को अपने दरबार से अपमानित करके बाहर निकाल दिया, क्योंकि मानसिंह हल्दी घाटी युद्ध का हारा। फिर यहां से डायरेक्ट दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचते ही अकबर ने मानसिंह को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया, बेइज्जती करके। क्योंकि मानसिंह हार गया और ना प्रताप को कैद करके आया। हो सकता है कि अकबर मानसिंह की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता। तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने मानसिंह को ही क्यों भेजा? क्यों भेजा था? यस। यानी कि बात उस समय की थी जब अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा गया था दूसरा शिष्टमंडल। और दूसरे शिष्टमंडल के रूप में कौन गया था? मान सिंह कछावा। वहां पर हम पढ़ते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कि वहां पर जो मुलाकात है वो मान सिंह और किसकी हुई थी? अमर सिंह फर्स्ट की। और कहां पर हुई थी? उदय सागर झील की पाल पर। तब वहां पर मान सिंह का क्या हुआ था? अपमान। तब मान सिंह ने अकबर को कहा था कि यदि कभी आपका मूड हो मेवाड़ पर अटैक करने का, वो भी महाराणा प्रताप के खिलाफ, तो आप मुझे भेजिएगा। इसीलिए भेजा, लेकिन हार के आया। इसीलिए वहां दिल्ली के दरबार से बाहर निकाल दिया। लेकिन आखिरी में वापस समझौता भी हो गया, क्योंकि वैवाहिक संबंध है ना, इसीलिए।
तो अब देखिए अकबर का आगमन हो रहा है यहां हल्दी घाटी युद्ध के बाद राजस्थान में। तो सबसे पहले तो अकबर का आगमन होता है कहां, याद रखिएगा, आते ही इन्होंने कौन सा कार्य किया, इन्होंने उदयपुर का नाम बदल दिया। और उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया इन्होंने, याद रखिएगा, मुहम्मदाबाद। पहली इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, दूसरी विशेष बात यह है कि अकबर ने उदयपुर का प्रशासक किसे बनाया, किसे बनाया था, तो याद रखिएगा जगन्नाथ कछावा। इंपॉर्टेंट। अच्छा, इससे पहले भी हमने लिखा कि जब अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था, अकबर ने चित्तौड़ पर कब अधिकार किया था, अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था। अच्छा, ऐसा भी किया था क्या, डेट सहित बताना है मुझे, पेज पलटो, काश घर पे पलट लेते। चित्तौड़ का तीसरा शाखा, देखो एक डेट लिखी हुई है वहां पर, कौन सी डेट लिखी हुई है, 25 फरवरी 1568 के अंदर अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। और अधिकार करने के बाद में चित्तौड़ किसे सौंपा था, ख्वाजा अब्दुल माजिद आशफ खां को। वहां पर नाम लिखा है कुछ ऐसा, क्या मतलब है उस नाम का, उस नाम का मतलब क्या है, जब याद ही नहीं है तो शर्म करो, थोड़ी सी शर्म कर लो। हर बात ऐसे मतलब आता ही नहीं है, फिर क्या मतलब। तो अकबर ने उदयपुर का प्रशासक किसे बनाया था, याद रखिएगा, एक तो जगन्नाथ कछावा और दूसरा नाम याद रखिएगा फखरुद्दीन को। ये याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात लिखो, दोनों बातें लिखो, जहां तक लिखा है ना उसके जस्ट आगे लिखना है आपको, ताकि दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ जाए। हल्दी घाटी लिखा था, उसके बाद में आपने हेडिंग डाली है हल्दी घाटी युद्ध के बाद क्या हुआ। तो बाद ये हो रहा है कि अकबर यहां आ चुका है और अकबर ने आते ही उदयपुर का नाम बदल दिया है और उदयपुर का प्रशासक किसे बना दिया है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आरएसएस भी बोर्ड ने पूछ रखा है कि अकबर ने उदयपुर का प्रशासक किसे बनाया था। दो व्यक्ति हैं, एक तो जगन्नाथ कछावा है और एक कौन है, फखरुद्दीन। जो भी ऑप्शन में हो याद रखना, ठीक है। अकबर यहां आ चुका है। अकबर ने उदयपुर में आते ही क्या किया कि एक बंदा जिसका नाम था मोहम्मद खां, क्या नाम था, मोहम्मद खां, उस मोहम्मद खां को भेजा कि आप ये पता करिए कि महाराणा प्रताप इस समय कहां है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जहां शरण ली थी वो स्थान तो है कोलियारी गांव, और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी पलटी और राजधानी बनाया कुंभलगढ़ को। तो यानी कि महाराणा प्रताप इस समय कहां है, कुंभलगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट बात, सारी बातें लिखाई नहीं जाती है, कुछ बातें याद रखनी होती है। हाँ तो बोलो, ये लिख लिया। इसके बाद में देखो अकबर और कहां कहां गया। इसके बाद में अकबर गया था डूंगरपुर। अकबर कहां गया, डूंगरपुर। इस समय डूंगरपुर के शासक हुआ करते थे, उनका नाम था आशकरण। डूंगरपुर के शासक का नाम क्या है, आशकरण। और इसी आशकरण ने अकबर की क्या कर ली,
अधीनता स्वीकार। इसके बाद में अकबर डूंगरपुर से कहां गया? बांसवाड़ा गया। और इस समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे? याद रखिएगा, प्रताप सिंह। और इस प्रताप सिंह ने भी क्या कर ली? अधीनता स्वीकार। प्रताप सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। लिखो। तो हल्दीघाटी युद्ध के बाद में यह हो रहा है कि अकबर स्वयं यहां मुआयना करने आया है। आया तो उदयपुर पर अधिकार कर लिया। डूंगरपुर गया तो वहां के शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली। बांसवाड़ा गया तो वहां पर बांसवाड़ा के शासक प्रताप सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब उस व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था मोहम्मद खां। वो अकबर के पास में आता है और कहता है कि इस समय महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ किले में है और उसके पास में एक एरिया है गोगुंदा। गोगुंदा आप याद कीजिए, ये जो गोगुंदा स्थान है इससे बहुत गहरा संबंध रहा है मेवाड़ के महाराणाओं का। क्योंकि गोगुंदा के अंदर ही आपको पता हो तो महाराणा प्रताप का पहली बार राज्य अभिषेक हुआ था। नहीं पूछ रहा हूं, मुझसे पूछ रहे, मुझे बता रहे हैं। हुआ था। कौन सी डेट को हुआ था? आपके सपोर्टर कितने हैं बताओ? सारे। तो इनकी खटिया खड़ी करूंगा। मैं जिसको पूछता हूँ वही बताएगा, ठीक है? ऐसे मजा नहीं आएगा, मुझे क्या पता ये पट के आता कि नहीं। उस समय मौजूद कौन था राज्याभिषेक? और अभी सारे बोलते तो सोचो, आपके सपोर्टर में खड़े होते तो कितने वोट आते आपको? एक भी नहीं। क्योंकि जो वोट देता वो फिर वापस कभी नहीं दे पाता। चलो, ये इतना गहरा संबंध रहा है। कितना गहरा? हाँ बोल रहे हैं। गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का पहली बार राज्य अभिषेक हुआ। उस समय मौजूद थे रामशाह तंवर ग्वालियर के। इसी गोगुंदा के अंदर आपको पता हो तो उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। उदय सिंह की मृत्यु भी कहां हुई थी? गोगुंदा में। तो गोगुंदा मेवाड़ के महाराणाओं के ठहरने के लिए बहुत अच्छा स्थल था। इसीलिए अकबर ने क्या किया कि अक्टूबर 1576 के अंदर ये गोगुंदा जीतने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा था उसका नाम था भगवंत दास। अब अकबर यहां आ चुका है, इसने चारों ओर मुआयना कर लिया है और मेनली अकबर का उद्देश्य है राजस्थान का दक्षिणी भाग। कौन सा? राजस्थान का दक्षिणी भाग। इसलिए देखिए ये कहां आ रहा है? डूंगरपुर आ रहा है, बांसवाड़ा आ रहा है, उदयपुर पर अधिकार कर रहा है, चित्तौड़ तो है ही। अच्छा, इसके अलावा अब ये धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है। जैसे अभी हम देखेंगे गोगुंदा पहुंचेगा भगवंत दास, तो कुंभलगढ़ पहुंचेगा कौन? शाहबाज खां। कर्म से भेजेगा ये व्यक्तियों, ठीक है? ये लिख लिया। अब लिखो हल्दीघाटी युद्ध के बाद अभियान, हेडिंग डालो। ये लिख लिया ना? हल्दीघाटी युद्ध के बाद अभियान। अभियान में भेजता है भगवंत दास को। भगवंत दास, और भगवंत दास को भेजता है ये गोगुंदा अभियान। और ये अभियान करता है अक्टूबर 1576 ईस्वी। यानी कि अकबर ने भगवंत दास
भगवंत दास को कहां भेजा है? गोगुंदा अभियान पर। कहते हैं कि जब इसे गोगुंदा अभियान पर भेजा तो भगवंत दास ने गोगुंदा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये गोगुंदा क्षेत्र कहां पर है? उदयपुर। गोगुंदा क्षेत्र पर अधिकार की। ठीक है, और यहां पर नोट करके आपको लिखा देता हूं, अकबर ने गोगुंदा का सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? याद रखिएगा, मुजाहिद बेग को। मुजाहिद बेग को बस उतार लीजिए। अकबर इन स्थानों पर अधिकार इसीलिए कर रहा है क्योंकि थोड़े ही समय के बाद में अकबर दक्षिणी राजस्थान के अंदर 4 सैनिक छावनियों की स्थापना करने वाला है। 4 पुलिस थाने खोलेगा ये। देवल, दिवेर, देशुरी और देबारी। याद आपको रह जाएगा, चारों ही देश है। देवल, देशुरी, देबारी और दिवेर, इन 4 थानों में से एक थाने पर अटैक करेगा महाराणा प्रताप, जिसे आप पढ़ते हैं दिवेर का युद्ध। ठीक है, इसीलिए इन स्थानों पर क्या कर रहा है? अधिकार। क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर यदि कोई आदमी एक बार छुप जाए तो वापस मिलता नहीं है। ये गोगुंदा जैसा क्षेत्र, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है और यहां पर गुफाएं भी बहुत सारी बनी हुई है। तो भगवंत दास ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया और गोगुंदा का सूबेदार अकबर ने किसे बनाया? मुजाहिद बेग को। ठीक है, क्या होगा आज आपका? अब इसके बाद में अकबर शाहबाज खां को भेजता है। कहां पर? कुंभलगढ़। तो याद रखना, ऐसे जो नोट लगा के लिखे हैं ना, आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछता है कि अकबर ने गोगुंदा का सूबेदार किसे बनाया था, और ऑप्शन आता है मानसिंह, भगवंत दास, शाहबाज खां या मुजाहिद बेग। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या गोगुंदा पर अधिकार करने वाला कौन था? भगवंत दास। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये लिख लिया। तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद में पहला कोई अभियान था तो यही था। किसका? भगवंत दास का। कहां पर था? कब था? याद रखना, इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब भेजा जा रहा है किसको? शाहबाज खां को। लिखो, शाहबाज खां। और कौन सा अभियान है? कुंभलगढ़ अभियान। और ये जो इनका कुंभलगढ़ अभियान होगा, ये होगा 1577 से लेकर 1580 तक। शाहबाज खां का कुंभलगढ़ अभियान। अब देखिए, यहां पर अभियान क्यों होता है? वो अभियान इसीलिए होता है क्योंकि पहली बात तो क्या है कारण? तो कारण ये है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने जिसे अपनी राजधानी बनाया है वो है कुंभलगढ़। देखो, 4 स्थान है: कुंभलगढ़, आवरगढ़, गोकुलगढ़ और चावंड। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने जिसे राजधानी बनाया था वो है स्थान कौन सा? कुंभलगढ़।
महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी जिसे बनाया था वो है आवरगढ़। कुंभलगढ़ ने अपनी गुप्त राजधानी जिसे बनाया था वो है गोकुलगढ़। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी स्थायी रूप से जिसे राजधानी पुणे बनाया था वो है कौन सी? चावंड, जो उनके मृत्यु तक रहेगी। कुछ बातें लिखाई नहीं जाती है, याद की जाती है, बताई जाती है। शाबाश। तो शाहबाज खां का कुंभलगढ़ अभियान क्यों हो रहा है, वजह क्या है? तो लिखो कारण। कारण में लिखो, कारण यह है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया। अब कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया है, सिंपल सी बात है, महाराणा प्रताप इस समय कहां है? कुंभलगढ़ में। इसीलिए कहते हैं कि यहां पर आक्रमण होता है किसका? शाहबाज खां का। शाहबाज खां टोटल 3 बार आक्रमण करता है। यहां अगली लाइन से लिखो, शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर क्रमशः 1577, 1578 वे 3 बार आक्रमण किया। 3 बार आक्रमण किया। कब कब किया? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। पहली बार जब शाहबाज खां यहां 1577 के अंदर कुंभलगढ़ पर अटैक करने आए तो महाराणा प्रताप यहां से पहाड़ियों में निकल चुके थे। अच्छा, पहाड़ियों में गोगुंदा में जा भी नहीं सकते, क्योंकि गोगुंदा किसके अंडर में है? अकबर के। इसीलिए वो यहां से चले गए गिरवा की पहाड़ियों में। ठीक है, इसीलिए शाहबाज खां पुणे चले गया अकबर के पास। तो अकबर ने उसे समझाया कि देख भोला आदमी, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि प्रताप को कैद करना है। तुम तो गए, चले गए तो वहीं रुक जाता, इसीलिए वापस आता है। शाहबाज खां दूसरी बार कुंभलगढ़ पर अटैक करने कब? 1578। तब तक महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ किसे सौंप देते हैं? यह सबसे यूनिक क्वेश्चन है कि जब शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ किले को जीतकर अधिकार किया था, उस समय कुंभलगढ़ किसके हाथों में था? प्रताप तो है नहीं यहां। प्रताप तो अपनी गुप्त राजधानी आवरगढ़ में है, जहां पर युद्ध की प्लानिंग कर रहे हैं। यस, हाँ, नहीं, आप सोच भी नहीं सकते जी, आपके दिमाग में नहीं आ सकता वो। ठीक है, अब समझ गए आप कि प्रयास व्यर्थ है। ये लिख लिया सबने? अब लिखो आप, शाहबाज खां का कुंभलगढ़ पर दूसरा आक्रमण कब हुआ? कुंभलगढ़ पर दूसरा आक्रमण वो है, याद रखिएगा, 1578 में। ठीक है, इस समय वापस आक्रमण करता है और इस समय कुंभलगढ़ जो है, इस कुंभलगढ़ का जो प्रशासक है वो है मान सिंह सोनगरा। कौन है? मान सिंह सोनगरा। मेवाड़ में ऐसा सोनगरा हमने एक और पढ़ा है, कौन सा? शाबाश, बस ऐसे ही पढ़ते रहना, शाबाश शाबाश, कीर्तिपाल सोनगरा। बात तो है, शाबाश। इससे पहले हमने पढ़ा है मालदेव सोनगरा।
हमने कहा था, हमने क्यों, इन्होंने कहा था लंबी लंबी मूछें हैं इसीलिए उसे मूछाड़ा मालदेव, आपने तो कहा था। शाबाश, फिर भी याद नहीं रहा। तो मालदेव सोनगरा हमने पढ़ रखा है पहले से। और मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ किसने सौंपा था? डंडा डंडा लेके आओ, लंबा सा लट लेके आओ एक। किसने सौंपा था मालदेव सोनगरा को चित्तौड़? किसने सौंप दिया था? खिजर खान ने। आपके अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 पर अधिकार किया। अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ सौंपा अपने पुत्र खिजर खान को। खिजर खान ने वही किसे सौंपा था? मालदेव सोनगरा। और देखिए एक बार फिर कुंभलगढ़ किसे सौंपा जा रहा है? मानसिंह सोनगरा को, याद रखना। और मानसिंह सोनगरा यहां पर क्या हो गए थे? पराजित, याद रखिएगा। और इसी शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ को जीता, याद रखिएगा। कुंभलगढ़ किला भी इससे पहले बिल्कुल लोहागढ़ किले की तरह अजय दुर्ग में शामिल था, लेकिन इसको जीत लिया गया था। इसीलिए पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ किले को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन है? शाहबाज खान। लिख लो, नोट लगा के लिखना है, ये बात नोट लगा के लिखनी है। ये जो नोट वाली बात होती है ये आप याद कर लेते हैं ना। देख नहीं रहे, कोई सामने नहीं देख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा क्या किया भाई मैंने। अच्छा हाँ हाँ, ये तो नोट, इसको नहीं छेड़। सही है। अपने भी नोट लगा लो इनका। कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति। तो कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र जो मुस्लिम सेनापति है वो है आपके कौन? याद रखिएगा, शाहबाज खान। अब जब ये 1578 के अंदर यहां कुंभलगढ़ पर आक्रमण हो रहा है शाहबाज खान का, और महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ का प्रशासक किसे सौंप चुके हैं? मानसिंह सोनगरा को। और महाराणा प्रताप स्वयं निकल चुके हैं गुजरात की ओर। कहां जा रहे हैं? गुजरात की ओर। बीच में एक स्थान आता है जिसका नाम है चूलिया गांव, और वहीं चूलिया गांव के अंदर अपने एक बचपन के दोस्त से मुलाकात होती है जिसका नाम है भामाशाह। इसीलिए उसी गांव में भामाशाह महाराणा प्रताप की करता है आर्थिक सहायता, और कहते हैं कि 20,000 सोने की अरसफियां दी जाती है। वो इतना धन था कि महाराणा प्रताप 25,000 सैनिक एक साल तक 7 स्टार होटल में रख सकते थे। सुबह पोया, सुबह का नाश्ता पनीर के साथ, शाम को पकोड़े के साथ। इतना मतलब धन था वो। चलो ये लिख लिया आपने। तो याद ये रखना है कि शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ कब जीता था? 1578 के अंदर। उस समय कुंभलगढ़ किसके हाथों में था? मानसिंह सोनगरा के हाथों में। ये इंपॉर्टेंट बात। और जीतने वाला एकमात्र कौन था? ये मुस्लिम सेनापति। इसके अलावा कुंभलगढ़ को कोई नहीं जीत पाया था। तो देखो कुंभलगढ़ किले की यूनिक बातें हैं। एक तो ये कि कुंभलगढ़ किले में मेवाड़ के किस महाराणा की हत्या हुई थी? कुंभा। कुंभलगढ़ किले में पहली बार राज्य अभिषेक मेवाड़ के किस महाराणा का हुआ था? उदय सिंह का। राज्य अभिषेक किसका हुआ? उदय सिंह का। मेवाड़ के किस महाराणा का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ है? महाराणा प्रताप। कुंभलगढ़ किले को जीतने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? शाहबाज खान। ये यूनिक क्वेश्चन है, और यूनिक है तो इसका मतलब आप तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि यूनिक है ना ये, जैसे आप यूनिक हो। लिख लिए ये। चलिए आगे। अब इसके बाद में भी एक बार शाहबाज खान फिर आता है यहां और अटैक करता है, लेकिन शाहबाज खान ने जितने भी ये अभियान किए थे ये सब के सब क्या रहे थे?
असफल, क्योंकि इस अभियान का उद्देश्य एक ही था, महाराणा प्रताप को कैद करना, जो कि नहीं कर पाए। अब देखिए आगे, इतनी बातें तो हो गई अकबर की हल्दी घाटी के बाद, तो अब थोड़ी सी बातें महाराणा प्रताप की भी कर लेते हैं। चलो, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप वे, हेडिंग डालो, भामाशाह की मुलाकात। कौन? नहीं, वो तो जीता ही किसने है? शाहबाज खान है। फिर वापस आता है तो कोई सामने आता ही नहीं है, क्योंकि ये जीत के गया था ना। लिखो, इनकी मुलाकात 1578 ईस्वी। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने मानसिंह सोनकरा को जब कुंभलगढ़ सौंपा था तो स्वयं गुजरात की ओर जा रहे थे। उस समय बीच के अंदर एक गांव आता है चूलिया, जहां पर किससे मुलाकात होती है? भामाशाह से। भामाशाह के पुत्र का नाम बता सकते हैं? भामाशाह का पुत्र जो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। चलो, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं। ऐसा नहीं है भावना में जो हंस रहा नहीं करना है, वरना फिर 1578 पूछूंगा पूरा। तो महाराणा प्रताप और भामाशाह की मुलाकात होती है कब? याद रखिएगा, 1578। ये कहां होती है मुलाकात? तो याद रखिएगा, चूलिया गांव में। और ये चूलिया गांव कहां है? चलो, और कहां है? ऐसा क्यों? कहां है इनको पता है? देखो, कहां है? चूलिया जलप्रपात है हमारे राजस्थान में ना, 18 मीटर जिसकी ऊंचाई है, चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में। उसके नीचे एक बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध। वो चूलिया गांव कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो कहां पर इनकी मुलाकात हुई थी? चूलिया गांव में। और बस याद रखिएगा, इसी मुलाकात के तहत भामाशाह ने, ये भामाशाह कहां के थे? पाली के। भामाशाह ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। आर्थिक सहायता के तहत 20,000 सोने की, हम्म, मुद्राएं दी।
जिसे बोलते हैं अरशफी। 20,000 सोने की मुद्राएं दी, और मुद्राओं को क्या बोलते हैं इस समय? अरशफी। ये दी थी। अब इसमें यह कहा जाता है, कुछ इतिहासकार हमें यह बताते हैं कि ये जो भामाशाह ने महाराणा प्रताप को ये जो धन दिया है ना, ये धन कहां से लूट कर लाया गया था? भाई जैसे आपको कोई आपका आपका दोस्त आपको रुपए दे देता है 10,000, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया आपके लिए। आपका दोस्त आपको 100 रुपए देता है केवल, और जल्दी गलती से 18 रुपए का रिचार्ज कर देता है यदि नेट खत्म हो गया तो। कभी कभी तो वो भी नहीं करता, 6 आपको भेजने पड़ते हैं, वो कहता है मेरे पास 12 है। तो तो भामाशाह ने ये जो प्रताप की आर्थिक सहायता की है, ये धन मालवा से लूटा गया था। कहां से? मालवा से लूटा गया धन है ये। लिख लो, मालवा से लूटा गया धन था ये। और हमें कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये जो मालवा से लूटा गया धन था ना, ये महाराणा प्रताप का ही धन था, जो किसके पास में सुरक्षित रखा गया था? भामाशाह के पास में, जब ये दोस्त हुआ करते थे। मतलब बहुत पुरानी बात है ये। और आज आपको पता ही है, आपने अपना धन यदि दोस्त के पास में रख दिया तो दोनों ही नहीं मिलेंगे, ना धन ना दोस्त। लेकिन ऐसा था कौन? ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते, मिलते हैं आज भी। वो बात यही है कि दोनों तरफ से ताली है, वो दोनों हाथों से बजती है। ठीक है। लिख लिया। अब यहां पर भामाशाह के बारे। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की, इसीलिए भामाशाह को कहा जाता है मेवाड़ का मूलते उद्धारक। यानी कि भामाशाह ने प्रताप की आर्थिक सहायता करके मेवाड़ का क्या कर दिया है? उद्धार कर दिया है। अच्छा, ये मेवाड़ के मूलते उद्धारक हैं। बाकी आपको पता है कि मेवाड़ के प्रथम उद्धारक कौन है? राणा हमीर। राणा हमीर ने भी तो 1326 के अंदर मालदेव सोनगरा के पुत्रों से चित्तौड़ छीना था, और एक बार फिर चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ियों को स्थापित किया। इसीलिए उन्हें कहा जाता है मेवाड़ का प्रथम उद्धारक, और यह है मेवाड़ के मूलते उद्धारक। भामाशाह को कहा जाता है मेवाड़ का कर्ण। मेवाड़ का कर्ण। और यह बात किसने कही थी? टोड, कर्नल जेम्स टोड। ये जो भामाशाह है, याद रखिएगा, इसका भाई भी है जिसका नाम क्या है? ताराचंद। ये इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये भी महाराणा प्रताप के यहीं पर मुलाकात है। ठीक है। चल ठीक है, फिर मत पढ़ा, ऐसे भी मत बोलना। ये लिख लिया? नोट करके लिखो एक बात, नोट करके बात लिखो। भामाशाह ने जब महाराणा प्रताप की इतनी आर्थिक सहायता की थी, तब यह पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप ने भामाशाह को अपने दरबार में कौन से पद पर नियुक्त किया था? क्या बनाया था भामाशाह को? ऐसा लग रहा होगा आपको वित्त मंत्री बनाया।
धन तो ले लिया ना, 75 बचे नहीं, वित्त मंत्री का करेगा क्या वो? लिखो, नोट करके, नोट करके लिखो। महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने भामाशाह को, महाराणा प्रताप ने, ये लिख लिया ना सभी ने यहां तक? हाँ हाँ, आप लिखने में तो बड़े उस्ताद होने से। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। भामाशाह को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, याद रखना। वैसे इस भामाशाह का जो पुत्र है ना, जीवा शाह, वो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समेत दीवान बनेगा और उसके बाद में वो जहांगीर के दरबार में उपस्थित होगा। तो उस समय में जब लिखाऊंगा तो ये पूछूंगा पूरा कि ये किसका बेटा है, तो आप ऐसे मत बताना सर ये बाप का है, मुझे उसका नाम बताना है भामाशाह, ठीक है? क्या? हाँ सर बता देगी। चलिए, तो उधर तो अकबर ये कार्यक्रम कर रहा है कि मेवाड़ के अंदर जो जो छोटे छोटे स्थान है उस पर अधिकार किया जाए, और इधर महाराणा प्रताप के पास में फोन पे हो चुके हैं 20,000 सोने की मुद्राएं, मतलब ये समझिए ये कम से कम करोड़ों रुपए हैं, ठीक है? इसलिए अब महाराणा प्रताप अपनी सेना को वापस कर रहा है तैयार, ठीक है? चलो आगे। इतने में क्या होता है कि अकबर एक बंदे को और भेज देता है, तब तक नाम लिखो। उस बंदे का नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना का अभियान, हाँ ये वो तीसरा व्यक्ति है जिसको भेजा जा रहा है यहां, और ये अभियान कब कर रहा है? 1580 में। 2 साल के अंदर महाराणा प्रताप ने अपने प्रत्येक सैनिकों के फोन पे कर दिए हैं और अपनी सेना को इकट्ठा करके मजबूत कर लिया है। इस समय कौन आ रहा है? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन है? तो ये बहरैम खान का पुत्र था। बहरैम खान नाम सुना है कभी? अकबर को अकबर बनाने वाला व्यक्ति है बहरैम खान, अकबर का सेनापति है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अभी तो हाँ बोले थे ना। अब पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ? अकबर और हेमू के मध्य। ऐसे क्यों देख रहे हो? हुआ तो था। अरे पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था ना अकबर और हेमू के मध्य, उसमें अकबर की ओर से भाग लेने अकबर का सेनापति गया था बहरैम खां। उस बहरैम खां का पुत्र है कौन? ये अब्दुल रहीम खान ए खाना। इसको भेजा जा रहा है महाराणा प्रताप के खिलाफ। लिखो, हेडिंग डालिए, अब्दुल रहीम खान ए खाना का अभियान 1580। ये दिल्ली से अपनी पत्नी, अपने बच्चों और कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़ा है मेवाड़ यानी कि महाराणा प्रताप को कैद करने के लिए। हाँ, हाँ पूरी फैमिली टूर लेके आ रहा है दिल्ली से। नहीं, दिल्ली से जो भी आया ना वो अकेला कभी नहीं आया। उसको पता है कहां दिल्ली, कहां उदयपुर, कितने दिन रहना पड़े, पता नहीं पहाड़ियों में कितने दिन छुपना पड़े। अब यहां तो क्या है कि आप जब अकेले रहते हो तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। मीडिया है, गाने सुन लिए, पबजी खेल लिया, इंस्टा देख ली, अच्छा रील्स देख ली, पता ही नहीं चलता सुबह शाम कब हो गई। पहाड़ियों में बैठे बैठे रील्स देख रहे और अचानक से हमला हो जाता। तो कौन आ रहा है? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना जब आता है तब ये प्रताप से मिलने से पहले एक जगह शरण लेता है। ये जहां शरण लेता है वो है शेरपुर गांव। शेरपुर गांव में अपने परिवार के साथ।
अपने परिवार के साथ क्या ले ली इसने, शरण। अब इस बात की जानकारी हो गई है महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को कि दिल्ली से कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो आकर मेरे पिताजी को कैद करने की योजना बना रहा है, ऐसा सोच रहा है अमर सिंह फर्स्ट। तो जब ये यहां शरण लेता है और उसके बाद में जब अब्दुल रहीम खान खाना महाराणा प्रताप से मिलने जाता है, इसी बीच में अमर सिंह आता है और इसी शेरपुर गांव में जो पूरी फैमिली ठहर रखी है अब्दुल रहीम खान खाना की, इस पूरे परिवार को कैद कर लेता है। कौन? अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट ये सोच रहा है कि यदि इसने मेरे पिताजी को कैद किया तो मैं इसके फैमिली को पहले से ही कैद करके रख लेता हूं। जब वो बोलेगा फैमिली को छोड़ो तो मैं बोल दूंगा पिताजी को उधर से भेजो, मैं इनको इधर से भेजूंगा। हिंदी फिल्मों में होता है ना ऐसे, वैसे। वाह, बस ऐसे याद कर लिया करो और कुछ नहीं। याद रखो, अगली लाइन से लिखो, अमर सिंह फर्स्ट ने कैद कर लिया इस पूरे परिवार को, कैद कर लिया। तो ये भी क्या रहा, असफल ही रहा। बस नोट करके ये बात लिख लीजिएगा, प्रताप के कहने पर अमर सिंह फर्स्ट ने खाना के परिवार को रिहा कर दिया, परिवार को से सम्मान रिहा कर दिया। लिखो, तो ये यहां पर बात कंप्लीट हो गई किसकी, अब्दुल रहीम खाना की। अब राजस्थान के दक्षिण में क्या होता है वो देखो, ये लिख लिया। अब इसके आगे लिखिएगा, अकबर क्या करता है, अकबर ने दक्षिण राजस्थान का प्रशासन चलाने के लिए अकबर ने दक्षिणी राजस्थान में या दक्षिणी राजस्थान का प्रशासन चलाने के लिए क्या किया, इसने इसने 4 सैनिक छावनियों की स्थापना की। कितनी? 4 सैनिक छावनियां।
अच्छा, ये कौन कौन सी है 4 सैनिक छावनियां? तो आपको एक ही बार में याद रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? क्योंकि इन छावनियों की खास बात है, 4 सैनिक छावनियां देखो। एक सैनिक छावनी है देवल में, देवल। एक सैनिक छावनी है देबारी में। एक सैनिक छावनी है देशूरी में। और एक सैनिक छावनी है दिवेर में। अकबर ने दक्षिणी राजस्थान में प्रशासन चलाने के लिए टोटल कितनी सैनिक छावनियों की स्थापना की थी? 4। 4 कौन कौन सी है? देवल आपको याद रखना है, डूंगरपुर में है। देवल कहां है? डूंगरपुर में। देबारी कहां है? उदयपुर में। देशुरी कहां है? पाली में। दिवेर कहां है? राजसमंद में। अभी आप ये सोचो कि जैसे आप जिस थाने के सर्कल में आते हैं, आपकी इतनी थोड़ी हिम्मत हो सकती है कि आप सेना लेकर उस थाने पर हमला कर दें। भाई, आपकी इतनी थोड़ी हिम्मत है कि आपके नजदीकी जो पुलिस थाना है उस पर आप और आपके पिताजी साथ बेचारों को ले लो, और आपके 2-4 भाई और आपके 2-4 पड़ोसी, क्या आप 10-15 मिलके उस चौकी पर हमला थोड़ी कर सकते हैं, थाने पर? लेकिन सोचो कि ये बात उसी समय की है जब अकबर की यहां पर क्या है? सैनिक छावनियां। और इन सैनिक छावनियों में से एक छावनी पर हमला करेंगे महाराणा प्रताप। तो अकबर की छावनी पर आक्रमण करना बहुत बड़ी बात थी उस समय। जैसा मैंने कहा, क्या आप अपने नजदीकी पुलिस थाने पर हमला करने का सोच सकते हैं क्या? आप सोच भी नहीं सकते। तो सोचो, उस समय महाराणा प्रताप ने तो हमला कर दिया था। कितनी बड़ी बात थी महाराणा प्रताप के लिए। हाँ? ऐसा नहीं है मतलब एक कोई थाना लूट लिया, आप लूट लो जाके, लिखो ये बात। तो मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय महाराणा प्रताप के लिए। इसीलिए तो महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को। जो दिल्ली का बादशाह है उसके किसी एक स्थान को जाकर खत्म करना बहुत बड़ी बात थी इस समय। लिखो। हाँ हाँ, युद्ध को कहते हैं, बिल्कुल। तो ये लिखो और फिर हम हमला कर देते हैं। आप तैयार हैं? मैं तो सुबह से तैयार हूं आप पर हमला करने के लिए। आप बस। हाँ हाँ, ठीक है। ओम प्रकाश, चलो ये लिख लिया। तो अकबर ने दक्षिण राजस्थान में प्रशासन चलाने के लिए 4 सैनिक छावनियां। ये 4 सैनिक छावनियां आपको वापस कब पूछूंगा, पहले ही बता देता हूं आपको। जब आप 1857 क्रांति की छावनियां पढ़ेंगे ना, तो उस समय मैं पूछूंगा कि हमने और भी छावनियां पढ़ी है, तो भाई एहसान करना कि मुझे बता देना। ठीक है? देवल, दिवेर, देबारी और देशूरी। बहुत इजी है, सारे देश है ये, वैसे ही याद रह जाएगा। हाँ सर, सारे देश हैं तभी तो 2 याद रहेगी केवल।
एक देबारीर एक दिवेर, ये तो पता नहीं कहां जाएगी। ये लिख लिया। अब चलिए, अब महाराणा प्रताप इन चौकी में से एक चौकी पर करेंगे हमला। हेडिंग डालिए, उसे कहा जाता है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध। और ये जो दिवेर का युद्ध है, ये दिवेर का युद्ध लड़ा गया है, आपके याद रखिएगा, कब? अक्टूबर 1582 के अंदर। अक्टूबर 1582। दिवेर का युद्ध। दिवेर कहां है? राजसमंद। कौन सी नदी? अच्छा, वाह। ना, दिवेर से कौन सी नदी निकलती है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। कोठारी नदी। कोठारी नदी जिसका उद्गम है ना दिवेर राजसमंद, जिस पर मेजाबान बना हुआ है भीलवाड़ा में, जिस पर एक सभ्यता है जिसका नाम है बागोर सभ्यता, जहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये दिवेर जो है वो कौन सी नदी के है? कोठारी। ये कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की। बनास की सहायक। हो सकता है कभी ऐसा पूछ ले, दिवेर का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, क्योंकि महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये, इसीलिए पूछा जा सकता है। तो वहां पर वरीयता तो ये रहेगी कि बनास ऑप्शन में आएगा, लेकिन कभी आपके साथ बहुत बड़ा फ्रैंक हो जाए कि बनास ऑप्शन में नहीं आए, तो फिर ऑप्शन में कौन सा आएगा? कोठारी नदी, याद रखना, क्योंकि यहीं से वो निकलती है। ये कहां गया? यहां कैसे गया ये? अच्छा, ऐसा हुआ क्या? चलो कोई नहीं। कौन सी नदी है? लिख लिया, कोठारी नदी। आगे लिखो, ये जो दिवेर है, ये दिवेर का युद्ध। अच्छा, दिवेर क्या है? एक चौकी, यानी कि सैनिक क्या है? छावनी। और ये सैनिक छावनी किसकी है? मुगलों की। हाँ हाँ, अकबर की बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुगलों की, ठीक है। और इसका प्रमुख जो है वो अकबर का चाचा है। इस दिवेर चौकी का प्रमुख कौन है? अकबर का चाचा। तो लिख लो, अकबर का चाचा। क्या नाम है? शरीमा सुल्तान खां, ठीक है। ये यहां का क्या है? प्रमुख है। इसीलिए ये जो दिवेर का युद्ध है, ये दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा जाता है? तो याद रखना है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, याद रखिएगा। अकबर की तरफ से कौन है यहां? सुल्तान खां, इसका चाचा। और महाराणा प्रताप के साथ में कौन है इधर? अमर सिंह फर्स्ट। कहते हैं कि इस युद्ध में सबसे बड़ी वीरता का प्रदर्शन जिसने किया था वो अमर सिंह फर्स्ट थे। कहते हैं कि अमर सिंह फर्स्ट ने अपने भाले के एक ही वार से घोड़े सहित चट्टान में रोप दिया था। किसको? सुल्तान खां को। मतलब भाले से वार किया, वो भाला पहले सुल्तान खां के आर पार घोड़े सहित हुआ, और फिर पीछे वाला जो भाग बचा वो चट्टान में रोप दिया, लटका दिया। किसको? जैसे आप जैसे आप पिज्जी में कपड़े वपड़े धो लिए हैं, जगह नहीं बची क्योंकि किसी और ने धो के टांग दिए।
अब आप क्या करेंगे, 2 रुपए के पेन को कहीं लटकाएंगे और फिर उसके ऊपर कमिश लटका देंगे, ऐसा करते हैं ना। वैसे अमर सिंह फर्स्ट ने कर दिया, किसके साथ, सुल्तान। इसी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप ने बहलोल खान लोधी को घोड़े सहित काट दिया था, वो भी घटना इसी युद्ध की है। बहलोल लोधी ने नाम सुना कभी कि महाराणा प्रताप ने बहलोल लोधी को घोड़े सहित काट दिया था। ऐसे पास में आया लड़ते लड़ते और प्रताप ने ऐसे तलवार की तो यहां से ऐसे घोड़े से डबल कर दिया, वो भी इसी युद्ध की घटना है। तो लिख लो इसमें, विजय कौन हुए, महाराणा प्रताप। लिखिए विजय, मजा आ गया, लिखो विजय महाराणा प्रताप। ये लिख लिया, लिखो फिर ऐसे लिख लेना, यहां अमर सिंह फर्स्ट ने इसी सुल्तान खां को भाले के वार से घोड़े सहित चट्टान में रोप दिया। पूछा जाए कि दिवेर के युद्ध में सबसे बड़ी वीरता का प्रदर्शन किसने किया था, अमर सिंह फर्स्ट ने। लेकिन महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक किस युद्ध को कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है, हल्दी घाटी। अलग अलग क्वेश्चन है, जैसे भी अभी लिखा देंगे आपको। ये लिख लिया आपने, ये लिखो, फिर उसके बाद में 2-4 बातें हैं वो भी लिखो। सबने लिख लिया, लिख लिया, आगे लिखूं मैं, चलो फिर आगे लिखो। महाराणा प्रताप, इसके ऊपर पहले एक शब्द लिखना है आपको। लिखो ऐसे कि दिवेर के युद्ध को, लिखो दिवेर के युद्ध को दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप, दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप के महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है।
अगली लाइन से लिखेगा, इस युद्ध से महाराणा प्रताप के विजयों की शुरुआत मानी गई है। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के विजयों की शुरुआत मानी गई है। लिख लिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिखो, नोट लगाओ और लिखो। लिखो, कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा या मैराथन कहा। ठीक है, मैराथन एक युद्ध है, पता है ना? नहीं है? एंथेस वासियों के मध्य लड़ा गया था मैराथन का युद्ध। उस युद्ध से तुलना की है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। लिखो, लिख लिया? तो ये कंप्लीट हो गया कौन सा? दिवेर का युद्ध। यानी कि महाराणा प्रताप ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया यहां पर, और राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में जो अकबर की चौकी थी उसको छीन लिया, अधिकार कर लिया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते साल भर के अंदर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के 85% भाग पर अधिकार कर लिया था। केवल मिला तो चित्तौड़ नहीं था प्रताप को, बाकी 85% भाग पुणे प्राप्त कर लिया। किसने? आगे बढ़े, चलो। लेकिन अकबर को लग रहा है कि चलो एक बार और किसी व्यक्ति को भेजा जाए। अब एक अभियान और भेजता है। लिखो, अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ भेजा गया अंतिम अभियान, भेजा गया अंतिम अभियान। अंतिम अभियान कौन सा है? कि अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ भेजा गया अंतिम अभियान। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, इधर बोर्ड पर देखो। क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आएगा तो हो सकता है कि आपके, हाँ, तो आपके दिमाग में आए, वहां पर दो ऑप्शनों में सबसे बड़ा कंफ्यूज हो सकता है। ये सेम क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ भेजा गया अंतिम अभियान की जगह वो एक शब्द यूज ले लेगा, दूत, और पहला ऑप्शन देगा आपको जलाल खां कोरची।
दूसरा ऑप्शन देगा आपको जगन्नाथ, तीसरा ऑप्शन दे देगा वो टोडरमल, और डी ऑप्शन दे देगा खान ए खाना। और आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ भेजा गया अंतिम अभियान कौन सा है, क्या राइट करोगे? अच्छा, इसका आ नहीं रहा है ना, अभी लिखा है नहीं ना, इसलिए पता नहीं है से। चलो, इसका तो अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ भेजा गया जो अंतिम अभियान है वो जगन्नाथ कच्छावा को भेजा जाएगा 1584 में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कंफ्यूज यहां नहीं होना है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आप जगन्नाथ कच्छावा ना करके आप टोडरमल करें। आप टोडरमल क्यों करेंगे? तो उसकी वजह यह है क्योंकि इससे पहले मैंने आपको लिखाया था कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा गया शिष्टमंडल, और उस शिष्टमंडल में सबसे अंतिम जो आया था वो कौन था? तो वो शिष्टमंडल का अंतिम है, यहां पर अंतिम अभियान के रूप में आ रहा है। ठीक है, समझे? समझे क्या? बस, अब इतना टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो कितना इजी है। क्या हुआ? जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। मानसिंह, भगवंत दास, शाहबाज खां, खाने खाना, खाने खाना, और अंत में कौन आ रहा है? तो अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ जिन जिन को भेजा है वो सारे व्यक्ति यही है भाई। इन चारों को तो भेज रहा है शिष्टमंडल के रूप में। जलाल खां कोरची कब आ रहा है? नवंबर 1572 के अंदर। अच्छा, मानसिंह कब आ रहा है? जून 1573 में। शाबाश, अरे वाह। भगवंत दास कब आ रहा है? शाबाश, सितंबर 1573 के अंदर। अच्छा, टोडरमल कब आ रहा है? दिसंबर 1573 के अंदर। तो ये तो है अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ भेजा गया 4 शिष्टमंडल है, जिसमें पहला जलाल खां कोरची और अंतिम कौन है? टोडरमल। इनको क्रम से याद रखना है। ये हल्दी घाटी से पहले भेजे गए हैं। अब आपको पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी के बाद में, यानी कि हल्दी घाटी में किसे भेजा था? मानसिंह 1576 में। तो हल्दी घाटी पहले से कितने गए हैं? 4। और हल्दी घाटी के बाद भी कितने गए हैं? ये 7 कहां से आया? 5 कहां से आया? अरे 4 है। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले 4 और बाद में भी कितने हैं? 4। यही तो मजे की बात है, इसीलिए तो लिखा है ये। भगवंत दास को भेजा अक्टूबर 1576 के अंदर गोगुंदा अभियान पर। शाहबाज खां को भेजा है कुंभलगढ़ अभियान पर। ये गया खुद 3 बार है, एक बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार आया लेकिन फिर भेजा। क्या अब आ गया ना? तो वापस पढ़ो एक बार। पहली बार गया तो ऐसे पल रहा, दूसरी बार गया तो बोला अधिकार कर लिया, तो बोला तीसरी बार फिर जाके बताओ कि मैं ही हूं, तो तीसरी बार। अच्छा, फिर कौन आया? अच्छा, ये 1577 से लेकर 80 तक। अच्छा, उसके बाद में खाने खाना, और ये कब आया? 1580 में। और उसके बाद में कौन आ रहा है? 1584 में। आपको पूछा ये जाएगा कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ दिवेर के युद्ध के बाद में कौन सा अभियान भेजा गया था? दिवेर युद्ध के बाद। तो दिवेर का युद्ध हुआ कब है? 82। और 82 के बाद में कौन जा रहा है? पूछने का तरीका उसका कैसा भी हो सकता है। वो पूछ ये सकता है कि हल्दी घाटी तुरंत बाद अकबर ने गोगुंदा अभियान पर किस व्यक्ति को भेजा था? भगवंत दास। ऐसे भी आ सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अकबर स्वयं राजस्थान की किन 2 रियासतों में गया था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वैसे भी पूछ सकता है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कुंभलगढ़। ऐसा भी आ सकता, लेकिन इलाज कहां करवाया था? कोलियारी गांव में। जैसा मूड है, और मूड ठंडा ही खराब है,
तो लिखो अंतिम अभियान। अरे चिंता मत करो, मैं आपको ये पूरा याद करवा के ही भेजूंगा यहां से। आज टेंशन मत लिया करो कि मतलब अब क्या होगा। बस। चलो लिखो अंतिम अभियान। और अंतिम अभियान के रूप में कौन आ रहा है? जगन्नाथ कछावा। ठीक है, कौन आ रहा है? जगन्नाथ कछावा। बस मृत्यु हो गई इसकी। इसकी छतरी कहां बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कितने खंभों की है? 32 खंभों की। बस। हाँ, ये भी बड़ा मुद्दा है। जगन्नाथ कछावा आया था अंतिम अभियान के रूप में, लेकिन मृत्यु हो गई। और इसीलिए छतरी कहां बनी हुई है? इस छतरी की एक विशेषता है, हिंदू मुगल शैली का समन्वय। आप इसकी छतरी को देखेंगे तो आपको बनी हुई आकार में गोल गुबंद दिखाई देंगे, गुबंद। ठीक है, जो कि मुगल शैली में बनते हैं। अच्छा। आगे बताऊंगा। तो अब आगे महाराणा प्रताप की बात, केवल और केवल महाराणा प्रताप की। चले आगे। बात है 1585 ईस्वी की। और 1585 के अंदर महाराणा प्रताप ने क्या किया कि महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित करते हुए, लूणा चावंडिया को पराजित किया। वे चावंड पर अधिकार कर लिया। चावंड पर अधिकार। देखो, नोट, महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी बनाया। अब देखो क्या हुआ। चावंड, अरे चावंड, अरे मैं चावंड समझा रहा हूं भाई। चावंड स्थान है कहां? सलूम्बर में। शाबाश। वर्तमान किस जिले में है? सलूम्बर जिले के अंदर। ये जो चावंड है, ये चावंड मेवाड़ की जो राजधानी रहा है,
ये चावंड मेवाड़ की राजधानी रहा है 1585 से लेकर 1615 तक, यानी कि लगभग कितने वर्ष तक? 30। फर्स्ट ग्रेड में यही क्वेश्चन आया कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रहा? ऑप्शन था 29 वर्षों तक। ठीक है, 30 ऑप्शन में नहीं था। नजदीकी ऑप्शन या तो 30 आएगा, 29 आएगा, और 29 भी नहीं आएगा तो 28 आएगा। ठीक है, जो नजदीक है ना वो करना है। ऐसा नहीं होएगा कि 28, 29 और 30, अगर तीनों आ भी जाए तो आपको 30 करना है, क्योंकि राजधानी कब से कब तक है। लेकिन यह भी क्वेश्चन पूछा, पहली तो पूछ रखा है फर्स्ट ग्रेड में कि मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रहा। अब आजकल इससे दोनों और भी क्वेश्चन पूछ लिए। महाराणा प्रताप, जिनका टाइमिंग है 1572 से लेकर 1597, इसके बाद में मेवाड़ का अगला जो शासक बनता है वो है महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, और महाराणा अमर सिंह फर्स्ट का टाइमिंग है 1597 से लेकर 1620, यानी कि जो चावंड राजधानी है वो रही है 1585 से लेकर 1615 तक। यानी कि ये चावंड राजधानी जो रही है ये मेवाड़ के दो महाराणाओं के समय राजधानी रही है, और दोनों ही कौन है? पिता और पुत्र, यानी कि महाराणा प्रताप और कौन? अमर सिंह। क्वेश्चन ये पूछा गया कि महाराणा प्रताप की राजधानी ये कितने वर्षों तक रही? चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही? तो देखो, चावंड राजधानी बनी कब है? 85 में, और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो रही है? 97। यानी कि 85 से लेकर 97 कितने वर्ष हो गए? अच्छा, आ गया क्या आपको? 12 वर्षों तक राजधानी रही किसकी? महाराणा प्रताप की। यही क्वेश्चन इधर से कि यही राजधानी महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही? कितने वर्ष हो गए? 97 में राजा बना, और 97 से लेकर 1615 तक राजधानी है। कितने? वाह, कितने वर्षों तक रही? क्या लिखूं मैं? अब मतलब यहां 23 लिखूं कि लिखूं ही नहीं? हाँ, सोचो आराम, अरे आराम से चिल्ड मारो, पानी पियो, सोचो, ये लो, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 85 टू 97, ये टोटल राजधानी रही है 30 वर्षों तक। यदि ये किसी एक बंदे की राजधानी 12 वर्षों तक रही है तो दूसरे बंदे की ये राजधानी कितने वर्षों तक रहेगी? शाबाश, 12 और 18 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30। अरे वाह, आया भाई। टोटल राजधानी चावंड कितने वर्षों तक रही है? 30 वर्षों तक। उस 30 वर्षों में से यदि 12 वर्ष महाराणा प्रताप की रही है तो बाकी कितने वर्ष? 18 वर्ष तक वो राजधानी किसकी रही है? अमर सिंह की। समझ गए? वो ये उतार रहे हैं आखिरी में, आखिरी में नोट करके उतारना ये चावंड राजधानी की पूरी बात समझ में आई आपको? बिल्कुल क्लियर हो गई चावंड राजधानी की क्या बात है? चलो ठीक है, वापस आ जाओ इधर। तो महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाने के बाद में
चावंड कहाँ है? शलुम्बर में। इसी चावंड में याद रखिएगा चामुंडा माता का मंदिर बनाया। चामुंडा माता का मंदिर बनाया। चामुंडा माता प्रतिहारों की कुलदेवी है, मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है, महाराणा प्रताप की आराध्य देवी है और पृथ्वीराज तृतीय की आराध्य देवी है। क्या समझे? अरे चामुंडा माता पृथ्वीराज तृतीय की आराध्य देवी है, महाराणा प्रताप की आराध्य देवी है, मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है और प्रतिहारों की कुल देवी है। ये क्या है? अरे महाराणा प्रताप की आराध्य देवी है। नहीं मतलब अच्छा ये अच्छा ऐसे पूछ लिया। मतलब महाराणा प्रताप की ये क्या है? आराध्य देवी। समझ गए? इसीलिए चावंड देखो कितना चा 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 चावंड चामुंडा माता रहेगा। ले लियो बस। चलो तो चावंड के अंदर कौन से? चामुंडा माता का मंदिर बनाए। और यहीं चावंड के अंदर ही याद रखिएगा महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? याद रखिएगा 19 जनवरी 1597, यानी कि 57 वर्षों की आयु में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। देखो जन्म कब हुआ था? 40 में, और मृत्यु कब हो रही है? 97। तो 40 में जन्म, 97 मृत्यु, मतलब कितने वर्षों तक जीवित रहे? 57 वर्षों की आयु में क्या हो गई? मृत्यु। इसीलिए महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो भी कहां बनाई गई? चावंड के पास में एक स्थान है जिसका नाम है बारडोली। यहां पर एक बांध बना हुआ है, केजड़ बांध। केजड़ बांध की पाल पर। अच्छा इनकी मृत्यु की वजह क्या थी? तो अब 57 वर्ष की आयु में, मतलब एज में भी हो गए। आप धनुष होता है ना, धनुष, धनुष के जो प्रतिंजा बांधी जाती है, बांधे जाते हैं ना इसे, समझ गए? बस यही चाहिए मुझे। तो वो जो खींचते समय क्या है कि आंतों में खिंचाव आ गया था, बस मृत्यु हो गई। लिखो, ये लिख लो। तो ऐसा पूछ लिया जाए कभी गलती से कि महाराणा प्रताप का कौन सा काल
अघोषित संधि काल कहलाता है। इससे पहले तो महाराणा प्रताप से संधि करने की कोशिश की जा रही है ना अकबर द्वारा, तो किसके बाद में संधि करने की प्रयास नहीं किया गया? 1585 के बाद। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं। एग्जामिनर पूछता है कि महाराणा प्रताप का अघोषित संधि काल कौन सा था, मतलब जिस समय कोई बात आप नहीं पढ़ते हैं। मैंने लिखा है अभी नहीं कि अकबर ने यह भेजा है किसी को। तो 1585 से लेकर 1597 तक जो काल है वो महाराणा प्रताप का अघोषित संधि काल कहलाता है। हाँ हाँ, ना ना ना, ये बारडोली है चावंड में, ये है सलूम्बर में, ठीक है। सर कितने खंभों की है ये छतरी? ये लो, खंबा भी लिखो, मतलब कितने खंभों की है ये? लिखो 8 खंभों की। और फिर ये भी लिख लो कि इस छतरी का निर्माण किसने करवाया। निर्माण लिखो अमर सिंह फर्स्ट। तो सांगा और इधर महाराणा प्रताप, ये लिख लिया। अब देखिए आगे कुछ और विशेष बातें लिखते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं, वो आखिरी में। ना ना ना, हाँ, चावंड शैली की भी शुरुआत होती है इनके समय, क्योंकि राजधानी क्या बन गई? चावंड। और चावंड शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के समय, और महाराणा प्रताप के समय एक चित्र बनता है ढोला मारू, और वो ढोला मारू जो चित्र है वो कौन से संग्रहालय में है? दिल्ली संग्रहालय में। ये तो लिख लिया ना। तो अब यहां कुछ बातें लिखो। महाराणा प्रताप इनकी अस्थायी राजधानी कौन सी थी? लिखो अस्थायी राजधानी आवरगढ़। आवर, अच्छा आवर, आवरगढ़। लिखो महाराणा प्रताप की गुप्त राजधानी गोकुलगढ़। महाराणा प्रताप के स्मारक कहां कहां है? कहां कहां है? एक पुष्कर घाटी अजमेर। पुष्कर जाते हैं, घाटियों के बीच में आता है महाराणा प्रताप का स्मारक। हाँ, चेतक पर सवार है। दूसरा फतेह सागर झील के पास, जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मोती मंगरी। उदयपुर। और तीसरा राजसमंद। ये महाराणा प्रताप की क्या है? स्मारक। बिल्कुल दीपक, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ठीक है। एक ये है, एक बड़ली है। अच्छा, बड़ली पढ़ लिया आपने। बड़ली जो है ना,
इधर देखो एक शब्द है बड़ली। कौन पूछ रहा है? कृष्णा। देखो इधर बड़ली, हमारे राजस्थान में बड़ली शिलालेख है, और ये बड़ली शिलालेख, बड़ली अजमेर हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, जिसका नाम क्या है? बड़ली शिलालेख। शिलालेख मतलब अभिलेख, मतलब अभिलेख मतलब अभिलेख की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे लेख जो किसी कठोर धातु पर लिखे जाते हैं। ठीक है। अब चाहे वो धातु तांबा हो गई तो ताम्र लेके लाएंगे, अगर लकड़ी हो गई तो काष्ठ लेके लाएंगे, पत्थर पर है तो क्या कहलाएंगे? शिलालेख। तो हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम कोई शिलालेख है तो वो कौन सा है? बड़ली शिलालेख, बड़ली अजमेर। ठीक है कृष्णा, आप ही से वापस पूछूंगा। आवरगढ़ कहां है? उदयपुर में। ठीक है, ये उदयपुर में ही है सारे। तो बस बात कंप्लीट हो गई किसकी? महाराणा प्रताप की। हल्दी घाटी युद्ध से लेकर, दिवेर के युद्ध से लेकर, चावंड राजधानी बनाने तक। ठीक है। यस, केवल ये बताएंगे मुझे, महाराणा प्रताप के जो पंडित थे जिनका नाम है चक्रपाणी मिश्र, उनकी 3 रचनाएं कौन कौन सी थी? वापस। राजवल्लभ, शाबाश। भानुवल्लभ। नहीं? इसमें मेरी क्या गलती बताओ? सर मैं सुबह पढ़ के आया था, तो इसके बजाय यहां जाके ऐसे बोलो सुबह पढ़ के आया था मैं, है ना? गद्दार। हाँ। यस, बताओ। ये लिख लिया सभी ने? तो लिखो फिर अगले वर्ण, नोट करके लिखो, ये नोट लगाओ, लिखो, ऊपर लिख लो, याद करना है। वाह राहुल, शाबाश। नहीं, अभी तो हमें यह बताएंगे वापस। अब ये इनका ये उड़ता हुआ तीर आप में से कौन लेगा? कौन कोशिश कर रहा है कि ये मैं तीर ऊपर दूं? लेकिन मैं तीर का दिशा पलट दूंगा, मतलब क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। तो चक्रपाणी मिश्र की 3 रचनाएं थी, विश्व वल्लभ, राज्य अभिषेक और मुहूर्तमाला। अमरसार के लेखक कौन है? कोई नहीं बोलेगा, केवल ये बताए अमरसार के लेखक। बस वो दरबारी है और हम घरबारी हैं, क्योंकि हम घर के बाहर हैं, घरबारी हैं हम। अमरसार के लेखक कौन? यस, शाबाश। जीवधर, शाबाश। तो उनके और कोई दरबारी था? महाराणा प्रताप के दरबारी थे रामा सांधु और माला सांधु। महाराणा प्रताप के, आपको नहीं, केवल आपको महाराणा प्रताप के गुरु का नाम केवल ये बताएंगे, और कोई नहीं बोलेगा, कोई ऐसे से कुछ नहीं बोलेगा। महाराणा प्रताप के गुरु का नाम क्या है? राघवेंद्र। सारी बातें लिखा रखी है भाई आपको, इनके गुरु का नाम, इनके पंडित का नाम, इनके दरबारी, और बड़े यूनिक यूनिक सी बातें लिखी है आपको।
शाबाश, बिल्कुल, जीवधर। महाराणा प्रताप के एक अन्य दरबारी का नाम है जीवधर, जिसकी रचना कौन सी है? अमरसार। ये लिख लिया नोट करके? लिखो लिखो लिखो, चामुंड। अब आप हेडिंग लगा लीजिए अपने कर कमलों द्वारा, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। अरे रुको 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 रुको, अकबर ने क्या सोचा? अरे रुको, हेडिंग नहीं डालनी है, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, ठीक है? एक बात लिखनी है आपको, ये लिख लिया? नोट करके लिखो, आखिरी में बड़ा लगाओ नोट 2000 का। वैसे बंद तो कर दिया है सरकार, लेकिन फिर भी लगा लो, नोट लगाओ और लिखो, दुर्सा आडा ने, लिखो दुर्सा आडा। मैं लिख देता हूं, मैं लिखूंगा, पहले कोई नहीं लिखेगा। यस, नोट लगा के आपने क्या लिखा है? लिखो, दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार, लिखो, दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार, महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को दिया। अकबर फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, बता रहा हूं, लिखना नहीं है ये। दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को दिया। वैसे दुर्सा आडा हम पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे? कल्चर में। राजस्थानी भाषा, साहित्य और क्षेत्रीय बोलियां पढ़ते हैं ना, तो वहां एक साहित्यकार के रूप में हम किसको पढ़ते हैं? दुर्सा आडा को। तो वहां पर लिख लेंगे वैसे एक बात, लेकिन ये बता देंगे तो यही लिखा देंगे आपको। पूछा जाता है कि दुर्सा जो आडा है, वैसे ये अकबर का दरबारी था, ठीक है? ये अकबर के दरबार में रहा करता था। ये एकमात्र ऐसा बंदा था जो अकबर के दरबार में रहकर अकबर को हमेशा महाराणा प्रताप की वीरता की गाथाएं सुनाया करता था। इसीलिए दुर्सा आडा को क्या बोलते हैं? इसीलिए दुर्सा आडा को क्या कहा जाता है? नहीं, मैं आप इन चारों पर ही नजर है मेरी, इनको बता रखा है मैंने पहले, ठीक है? इसलिए पूछ रहा हूं। यस, प्रथम हिंदू राष्ट्र कवि कहा जाता है इनको, दुर्सा आडा को। तो दुर्सा आडा की वो कौन सी रचना है जिसमें दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं का उल्लेख किया है? उस रचना का नाम क्या है? तो उस रचना का नाम है विरुद्ध क्षेत्री, जिसके अंदर महाराणा प्रताप को कुल कितनी उपाधियां हैं? आपके लिए यही है, मेरे लिए सब साफ। चलिए, छोड़े इसको। हाँ, चलो, ठीक है। तो वो दुर्सा आडा के समय में लिखा दूंगा सब कुछ। आप हेडिंग डालो, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। तो सारी बात हो चुकी है किसकी? महाराणा प्रताप की। एक एक बात आपको लिखा दी है, और महाराणा अमर सिंह फर्स्ट हम पढ़ेंगे कल।